हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 का समिट रिसेंटली 9-10 सितंबर को खत्म हो गया इंडिया में। तो इसमें एक्चुअली में डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, ये है क्या, इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डीपली एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे G20 क्या है, हिस्ट्री क्या थी उसकी, प्रेजेंट क्या है, प्रेसिडेंसीज कैसे चेंज होती हैं, इंडिया प्रेसिडेंट बना है उसके, इस वाले समिट के बारे में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में देखेंगे, अफ्रीकन यूनियन के बारे में देखेंगे जो रिसेंटली ऐड किया गया, फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिक्लेरेशन क्यों आया, इसके बारे में देखेंगे। फिर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, ये लास्ट दो हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो सब चीज़ों को डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले G20 एक्चुअली है क्या। G20 अभी 20 कंट्रीज का और रिसेंटली एक और न्यू यूनियन ऐड हुआ है, तो 21 कंट्रीज और यूनियन का एक ग्रुप है। तो मतलब इसमें 19 कंट्रीज हो गई और 2 यूनियन। इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यानी GWP इन कंट्रीज से आता है। जैसे कंट्री का अपना इंडिविजुअल एक GDP होता है, वैसे पूरे वर्ल्ड का आप देखोगे तो GWP होगा। तो 80% कहाँ से आएगा, G20 कंट्रीज से आता है। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ की है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 2/3 जो पॉपुलेशन है वो G20 कंट्रीज की है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये करते हैं। 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया इनका है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये ग्रुप जब बात करे तो ऑलमोस्ट एक पूरा प्लेनेट ही बात कर रहा है, ऑलमोस्ट, है ना, पूरा नहीं। और अब रिसेंट में इसमें एक और एडिशन हुई है, वो एडिशन है 55 मेंबर कंट्रीज के साथ अफ्रीकन यूनियन की। पर इस ग्रुप की हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। अभी हम जिस सेंचुरी में है वो है 21st सेंचुरी, इससे पहले की सेंचुरी थी 20th सेंचुरी। और हम सब जानते हैं कि वो सेंचुरी कितनी ज़्यादा अनस्टेबल थी। हमने दो बड़े बड़े वॉर्स देख लिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद कोल्ड वॉर भी हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इतना रिसोर्सेज क्रंच हो चुका था कि इकोनॉमीज जो आज की तरह उस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमीज थी भी नहीं। ग्लोबल इकोनॉमीज का मतलब है कि पूरी कनेक्टेड इकोनॉमीज नहीं थी। उस टाइम अलग अलग कंट्रीज अलग अलग हिसाब से काम करती थी, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हर कंट्री का जो वॉर में पार्टिसिपेटेड थी उनके रिसोर्सेज कम हुए थे और इकोनॉमीज डाउन हुई थी। धीरे धीरे इस बात की इंपॉर्टेंस समझी गई कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, आपको आगे ग्रो करना है तो इकोनॉमीज को डेवलप करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज सोचती थी कि मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में मतलब वो खुद ही बनाएं, सरकार इंटरफेयर ना करे। और जब सरकार इंटरफेयर ना करे उस इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कुछ कंट्रीज सोचती थी कि सरकार का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, पर वो एक्सट्रीम थी दोनों ही। एक बोलते थे बिल्कुल सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एक बोलते थे टोटल सरकार का इंटरफेरेंस होना चाहिए। और जो टोटल सरकार का इंटरफेरेंस है उसका मतलब है सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर बहुत सारी कंट्रीज मिली और कंट्रीज ने मिलकर कॉन्फ्रेंस करी, उस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। इनका काम था इकोनॉमी पे काम करना। जैसे आज भी आप सुनते होंगे कि IMF से लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड के काम को देख रही है ना। कोई इकोनॉमी डूब रही है तो IMF उसको पैसा देता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। वर्ल्ड बैंक से लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो अपना लोन्स ले सकती हैं। धीरे धीरे इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत सारी कंट्रीज जुड़ती चली गई और अब ऑलमोस्ट इकोनॉमीज इन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं और इकोनॉमीज कनेक्टेड हो गई हैं। तो जब इकोनॉमीज कनेक्टेड होगी तो एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, तो फिर क्राइसिस भी आते हैं। एक इकोनॉमी में कुछ डाउन हो गया तो वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो उस टाइम पे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश थे उसमें जैसे USA, कनाडा, UK, जापान, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज मिली। और ये कंट्रीज कौन है, G7, इसमें 7 कंट्रीज हैं। तो वो जून में 1999 में उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले। फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे पहले और फिर उन्होंने एक G20 की एक फाउंडेशन करी। पॉल मैटिन ये कनाडा से थे, इनको श्रेय दिया जाता है कि G20 की फाउंडेशन इन्होंने रखी है। तो फिर 26 सितंबर 1999 को एक ग्रुप सामने आया जिसका नाम है G20 और धीरे धीरे फिर उसमें और कंट्रीज धीरे धीरे ऐड होती चली गई। मतलब G7 में और कंट्रीज ऐड हुई और G20 बन गया। धीरे धीरे इसमें और डेवलपमेंट होती चली गई।
फिर 2007-8 का दौर आया जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज क्राइसिस में जा रही थी, तो उस टाइम पे G20 की इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझी गई। फिर जैसे 2009 में जो समिट हुआ उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का वेन्यू रखा गया, तो स्टेट के हेड मिलना शुरू हो गए। फिर हेड मतलब नेशन के, जैसे किसी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, किसी और देश में प्रेसिडेंट हेड होते हैं, तो जो स्टेट्स के हेड्स थे वो मिलना शुरू हुए। फिर जैसे 2010 में तो चेयर रोटेशन शुरू हो गया था। अब ये चेयर रोटेशन क्या है, मतलब 5 ग्रुप्स बनाएंगे, इसमें 4 ग्रुप्स में 4-4 मेंबर्स हैं और ग्रुप नंबर 3 में 3 मेंबर्स हैं। हर साल G20 का एक प्रेसिडेंट होता है। जैसे इस साल इंडिया था, पिछले साल इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया ने हमें पिछले साल चेयरमैनशिप दी थी और इस बार हमने ब्राजील को दे दी। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट होगा, ये हम इन ग्रुप से डिसाइड करते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 2 में इस टाइम इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप ली थी, तो फिर अब ग्रुप नंबर 3 की टर्न थी, क्योंकि इंडिया ग्रुप नंबर 2 का पार्ट है, तो ग्रुप नंबर 3 की 3 कंट्रीज हैं, वो मिलके बैठेंगी और खुद में कंसेंसस करके बता देंगे कि इस बार प्रेसिडेंट आप बन जाओ। तो ब्राजील ग्रुप नंबर 3 से अब प्रेसिडेंट होगा आगे नवंबर से, और फिर ग्रुप नंबर 4 में से कोई देश इसका प्रेसिडेंट बनेगा। अब इस बार इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में इतना इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट थी थीम वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, मतलब पूरा वर्ल्ड ही हमारा घर है। इस टाइम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की आंखें हमारी तरफ थी कि इंडिया इस समिट को कैसे होस्ट करता है और इसके डिक्लेरेशन पर साइन कैसे होते हैं। अब ये क्यों था? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है वॉर। आपको पता है रशिया के ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ बोले, लेकिन सभी को ये पता है कि रशिया हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, हम उसके साथ रिलेशंस खराब कैसे करेंगे। तो बिल्कुल न्यूट्रल होके काम करना और फिर ये डिक्लेरेशन का साइन भी होना इस टाइम पे इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फोकस किया कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है, हम उसको कंडेम करेंगे कि वॉर गलत है, लेकिन हमने एजेंडास की 2 दिन में हम दिल्ली में बैठ के तो वॉर को खत्म कर नहीं सकते, तो हम एजेंडास को शिफ्ट करते हैं। एजेंडास कैसे शिफ्ट किए? हमने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे काम किया, ग्लोबल साउथ के बारे में बात करी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करी, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कैसे किया जाए, उसका फ्यूचर क्या है उसके बारे में बात करी। G20 को G21 बना दिया अफ्रीकन यूनियन को ऐड करके, और ये सब किया हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए, और फिर डिक्लेरेशन साइन भी हो गए। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हमने बहुत सारी चीजों पे बात करी, हमने 60 शहरों में G20 के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, 200 से ज्यादा बैठकें हुई, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया, और लास्ट में अफ्रीकन यूनियन के एडिशन के साथ में ये G20 से G21 भी बन गया। अब यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन में डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों कॉन्टिनेंटल बॉडीज है, तो कॉन्टिनेंट में जितनी जितनी कंट्रीज है ऑलमोस्ट वो कंट्रीज उसमें ऐड है। जैसे यूरोप की 27 कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाती हैं और अफ्रीकन यूनियन की 55 कंट्रीज मिलकर अफ्रीकन यूनियन को बनाती हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 55 कंट्रीज मिलके अफ्रीकन यूनियन को बनाती हैं, लेकिन डिफरेंस है पॉपुलेशन में, जीडीपी में, एरिया में। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का लगभग एरिया है 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अफ्रीकन यूनियन का है 30 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि एरिया का कितना बड़ा डिफरेंस। यूरोप छोटा सा, अफ्रीकन यूनियन इतना बड़ा, और अफ्रीकन इतना बड़ा है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, 1.4 बिलियन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, जबकि वहां पर सिर्फ 448 मिलियन की पॉपुलेशन है पूरे यूरोप में, तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी। जीडीपी इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे यूरोपियन यूनियन की जीडीपी $25 ट्रिलियन की है, जबकि अफ्रीकन यूनियन की, मतलब पूरे 55 मेंबर्स की, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टोटल जीडीपी भी कितनी है? 2.5 ट्रिलियन ओनली। जैसे इंडिया की जीडीपी इस टाइम पे हमारी कितनी है? ऑलमोस्ट 3.4 ट्रिलियन, जो हम सोच रहे हैं कि 2026 तक 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ह्यूज डिफरेंस है दोनों की जीडीपी में। तो अफ्रीकन यूनियन के लिए बहुत चैलेंजेस होगा, लेकिन धीरे धीरे अफ्रीकन यूनियन डेवलप कर रहा है। बाकी ये हेडक्वार्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के, और कब कब बने थे। जैसे यूरोपियन यूनियन बहुत पुराना है, 1948 का है, जबकि अफ्रीकन यूनियन 2002 में बना था। तो अफ्रीकन यूनियन के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइन होना ही बहुत ज्यादा मुश्किल थी यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। कि हम क्या बोलते हैं, जैसे लास्ट ईयर इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा बार इस वॉर के बारे में मेंशन किया गया था। सारे देश देख रहे थे कि इस टाइम इंडिया क्या करेगा। इंडिया ने सिर्फ 4 बार गिन के, सिर्फ 4 बार यूक्रेन का और रशिया का मेंशन किया अपने डिक्लेरेशन में, लेकिन फिर भी ये डिक्लेरेशन सबने साइन किया। इसमें 100% कंसेंसस के साथ इसको अडेप्ट कर लिया गया। तो फिर ये क्या था? हिस्टोरिक और पाथ ब्रेकिंग। तो हमारे जो G20 के शेरपा थे कौन थे?
अमिताभ कांत। इन्होंने ये बाद में बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 38 पैराग्राफ का ये कंसेंसस हमने साइन कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया जैसी एक कंट्री कर सकती है इस टाइम जो न्यूट्रल रह के काम कर सकती है। तो हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, राइट। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंडिया को इस समिट से मिला क्या। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक कॉरिडोर। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट कि इंडिया से कनेक्ट करेंगे हम सी रूट से यूएई से जाएंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, इजराइल, फिर मेडिटेरेनियन क्रॉस करके इटली, देन फ्रांस, देन जर्मनी। मतलब इंडिया कर रहा है कनेक्ट गल्फ कंट्रीज के साथ में, गल्फ कंट्रीज से कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ में। तो ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जियोपॉलिटिक्स तो घूमती ट्रेड के अराउंड है। आपने बहुत बार न्यूज में ईरान के 4 बार पोर्ट के बारे में सुना होगा। इंडिया के उसके साथ बहुत ज्यादा बार न्यूज में चलता रहता है। ईरान का 4 बार पोर्ट हम डेवलप करके कनेक्ट करना चाहते थे खुद को सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, यूरोप के साथ में, रशिया के साथ में। अब ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो वेस्ट में है वो है पाकिस्तान, वो अपने लैंड का तो इस्तेमाल करने देगा नहीं हमें रूट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। उसका लेना देना है चाइना से। और चाइना से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उसका 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का कॉन्सेप्ट आया किस चीज के अंडर? ये आया पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के अंडर। ये क्या है? ये लास्ट ईयर G7 कंट्रीज ने मिलके अपने 48 समिट में एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम क्या करेंगे। सिंपल लैंग्वेज, हम G7 कंट्रीज मिलके, G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, ये G7 कंट्रीज मिलती हैं। और इन्होंने बोला कि अभी 2022 में, लास्ट ईयर ही बोला, इन्होंने बोला कि हम $600 बिलियन देंगे 2027 तक। किस चीज के लिए? हम देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए छोटी कंट्रीज को। और इसका मेन मोटिव था कि हम चाइना को काउंटर करेंगे, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोक के। हम देंगे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड प्रोजेक्ट्स के लिए। कहाँ कहाँ देंगे? एशिया में देंगे, यूरोप में देंगे, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। अगर नहीं पता कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब वो कनेक्ट करना चाहता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप को। ऑलमोस्ट वो क्लेम करते हैं कि हम 150 कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? रोड से कनेक्ट करेंगे, रेलवे से कनेक्ट करेंगे, मैरीटाइम पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, गैस पाइपलाइंस बिछाएंगे। हम बस कनेक्ट करेंगे कंट्रीज को। हम जो एंशियंट टाइम में एक सिल्क रूट हुआ करता था उसको हम डेवलप करेंगे, रीडेवलप करेंगे। और अब ये सब करने में चाइना का फायदा क्या है? देखिए, पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स घूमती है ट्रेड के इर्द गिर्द। जब ट्रेड अच्छा होगा ना तो उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो आपको पता है जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा पावर। इस टाइम चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, वो फॉरेन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। कभी भी मैप निकाल देते हैं, कभी एक्साई चीन को अपना एरिया मान लेते हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश को हमारे नक्शे से गायब करके अपने नक्शे में डाल लेते हैं। तो ये वो इसलिए कर पा रहे क्योंकि इकोनॉमीज और एक टाइप का मॉडर्न कॉलोनिज्म। क्योंकि हमने देखा कि श्रीलंका के केस में जैसे उसने हम्बनटोटा पोर्ट लिया, श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाया और भी बहुत सारी कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाया, जिसकी वजह से फिर उसकी जमीन ले ली। तो एक मॉडर्न कॉलोनिज्म है ना। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, उन्होंने पहले कलकत्ता पे, फिर कलकत्ता से लेके पूरे इंडिया में फैल गए और पूरी इंडिया को कॉलोनी बनाया। तो ये एक मॉडर्न कॉलोनिज्म का एक पार्ट है। इंडिया ने तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में ने किया है। और जिन कंट्रीज ने किया है वो आज बहुत सारी कंट्रीज पछता भी रही हैं, लेकिन कुछ और कंट्रीज भी कर रही हैं। इंडिया ने नहीं किया क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। सीपैक बोलते हैं इसको। ये कहाँ से पास हो रहा है? ये देखिए लोकेशन, ये पास हो रहा है हमारे LOC वाले रीजन से, एक्चुअली में POK वाले रीजन से, जो इस टाइम पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इंडिया उसको क्लेम करता है। क्लेम क्या करता है? वो हमारा ही पार्ट है। तो हमारे पार्ट से आप पाकिस्तान चाइना को दे रहा है उसको कि आप इसको यहाँ से एक ट्रेड रूट निकाल दो, तो वो गलत है। और हमें पता है कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या है, डेट ट्रेड क्या है। समझदार कंट्री हम, तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? तो इस सब को काउंटर करने के लिए ही G7 कंट्रीज ने मिलके डिसाइड किया कि वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो 2027 तक करेंगे $600 बिलियन को मोबिलाइज। इसके अलावा इंडिया ने एक न्यू इनिशिएटिव रखा वर्ल्ड के सामने, वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, कि अब हम बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा
फोकस करेंगे। अब बायोफ्यूल्स क्या हैं, जिनमें जैसे क्रॉप्स हैं उनमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, तो उससे हम एनर्जी को निकाल सकें, क्योंकि वो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास पेट्रोल, डीजल या ये कुछ भी है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एक टाइम पे बाद खत्म हो जाएंगे। इनके हमारे पास जो भी भंडार हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, राइट। तो हमें न्यू एनर्जीज के सोर्सेज को देखना पड़ेगा, जिसमें बायोफ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अभी तक इसके स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाएंगे, कितना उसमें कंजप्शन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो ये धीरे धीरे हम डिसाइड करेंगे। तो एक अलायंस की तरह हमने इसको शुरू किया, और मोस्ट प्रोबेबली इसके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में हो सकते हैं, क्योंकि वैसे देखेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन ये हो सकता है कि इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स आए। तो इस वीडियो में हमने G20 को काफ़ी डीपली एनालाइज किया। हमने G20 में जितने भी मेंबर्स आए थे उनको अपनी डिशेस सर्व करी, हमने इंडिया के कल्चर को बताया। इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट रहा, और हिस्ट्री में पहली बार इतनी ज़्यादा चीज़ों पे पूरी कंट्री सहमत हो पाई, पूरा वेस्ट और इतनी सारी कंट्रीज एक जगह इकट्ठा होके एक सेंसस पे, एक डिक्लेरेशन पे साइन करती हैं, और वो भी इस टाइम में जब 2 गुटों में ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड बंटा हुआ है। तो ये इंडिया जैसी कंट्री ही कर सकती है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये। सो येस, ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर दिस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।